एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है जो इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है, इतिहास कैसे जाना जाता है, वो हम वीडियो बनाए हैं। उसी का MCQs है जो CTET प्रीवियस ईयर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होता है, उसी वीडियो को आज हम करने वाले हैं। और जो इस वीडियो को, ये वीडियो हम बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। जो इसका फुल एक्सप्लेनेशन यानी संपूर्ण विश्लेषण नहीं देख पाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख लीजिएगा। और जो नहीं भी देख पाए हैं, यदि आप ये 14-15 क्वेश्चंस हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं इसी चैप्टर से, तो इसको जब हम करेंगे तो पूरा चैप्टर भी आपका पूरा डिटेल हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये जो टॉपिक है इतिहास कैसे जाना जाता है, सिर्फ ये CTET की बात नहीं है, ये ऑल कॉम्पिटिशन्स में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको शुरू से अंत तक देखना चाहिए। तो इसमें हम लोग जिक्र करेंगे प्रीवियस ईयर जो CTET में है, CTET में पूछे गए उनके सभी सवालों का। तो पहला प्रश्न है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। देखिए, अतीत मतलब क्या हुआ? इतिहास, जो पहले क्या घटना हुआ है उसके बारे में वर्णन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये व्यक्ति का क्या कहलाता है? 3-4 शब्द का हम डिटेल उस वीडियो में किए हुए हैं। पहला है जीवाश्म विज्ञान, दूसरा है संग्रहालय विज्ञान, तीसरा है इतिहासकार, चौथा है पुरातत्वविद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पुरातत्वविद। देखिए, इन सभी इतिहासकार, जो इतिहास की जानकारी रखता है उसको इतिहासकार कहते हैं। पुरातत्व किसको कहते हैं? जब इतिहासकार कोई चीज़ की खुदाई करते हैं तो जो ज़मीन के अंदर से अतीत के बारे में पता करते हैं, उस सामग्री को कहते हैं पुरातत्व सामग्री। और उस सामग्री के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये शब्द हुए, तो आप एकदम मिस्टेक नहीं करना है। दूसरा सवाल है, दिए गए कथनों A और B पर विचार कीजिए। देखिए, CTET का जो सवाल होता है ना, एकदम गंभीरता से आपको पढ़ना है, सोचना है। और पढ़े हुए हैं तो आपका सवाल जो है, आपके सवालों का आंसर हमेशा सही होने का चांस बढ़ जाता है। तो A और B पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। दूसरा है, समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। अब देखिए, यहाँ सवाल है क्या? कथन ये क्या कहता है कि इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है। क्या है कि वो अब हर बीता हुआ कल थोड़ी इतिहास है। हर बीता हुआ कल इतिहास नहीं है। क्या है? इतिहास जो बीता हुआ कल में एक महत्वपूर्ण घटना हो जिसमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक इन सभी का विकास देखने को मिलता है और आने वाले समय में उनसे कुछ सीख मिले, कुछ ज्ञान मिले, तो उसको कहते हैं हम इतिहास। सिर्फ अब ये नहीं कि हम घर में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने बैठे हैं, छींक आ गया 9:10 में, तो वो आपका इतिहास थोड़ी हो गया। तो हर समय, घटना, घंटों, दिन ये इतिहास नहीं हो सकता है। कथन ए क्या है? गलत है। समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। अब देखिए, इतिहास का जो समय है, अभी हम बोले भी कि जो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, इन सभी को आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये कथन क्या है? सही है। तो A और B दोनों सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। A और B दोनों सही है? ये भी नहीं। अब जो आगे है वो तो देखना ही नहीं है। A सही है पर B गलत है। A गलत है नहीं, तो A गलत है पर B सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए, ये 31 जनवरी 2021 को पूछा हुआ है। सब प्रीवियस ईयर है। आप देखिएगा क्वेश्चन के आगे जो है ना, हमेशा हम ईयर लिख देते हैं। पुरा स्थल किसको कहते हैं? देखिए, जहाँ पर खुदाई होता है उसको कहते हैं स्थल। और जब हम पाषाण काल पढ़ेंगे तो इसके अगले टॉपिक में हम वीडियो वही बनाने वाले हैं। तो पूरा पाषाण काल, जब पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो उसको हम डिटेल करेंगे। तो यहाँ क्या सवाल है,
कि निम्नलिखित में से कौन सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यह केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। पूछ रहा है क्या कौन सही है? यह केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, यह समुद्र और नदी के ताल में कभी नहीं पाए जाते। देखिए, जो पुरा स्थलों से खुदाई होती है ना, जो पुरातत्वविद लोग खुदाई करते हैं, तो वो जमीन के अंदर मिलते हैं। वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, यह केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं? नहीं, यह जमीन के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, यह केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। यह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं वही क्या है? आपका पुरा स्थल है। यानी पुरा स्थल में जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसको कहते हैं हम लोग पुरा स्थल। अब देखिए, इसमें और देख लेते हैं ऑप्शन अंदर। यह केवल जमीन के ऊपर ही नहीं, जमीन के ऊपर नहीं पाए जाते, ये जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है आपका? गलत है। यह केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, नहीं, ये क्या है कि ये जमीन के अंदर नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ ये बाहर भी, कहीं कभी कभी बाहर भी पाए जाते हैं। तो ये भी क्या है? गलत कह रहा है। यह समुद्र और नदी के ताल में कभी नहीं पाए जाते, ये भी गलत है। यानी समुद्र के ताल और नदी में भी पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? अब यहाँ कुट में है तो ABC नहीं, केवल D नहीं, केवल A। तो केवल A मेरा क्या है? सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है BCE का तात्पर्य है। BCE देखिए, ये छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप जब NCERT नहीं पढ़ते हैं तो ये आप इसके जवाब नहीं दे सकते हैं। तो BCE दिसंबर 2019 में पूछा और कितने बार रिपीट भी हुए हैं। तो देखिए, BCE बिफोर कॉमन एरा, इसका आंसर होता है फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा। तो बिफोर कॉमन एरा, देखिए कुछ चीज़ है जैसे AD लिखते हैं हम लोग तो अन्ना डोमिनी, इसका अर्थ क्या हो गया? इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? अन्ना डोमिनी। और एक होता है BC, ये भी है बिफोर कॉमन एरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिफोर कॉमन एरा, BCE का फुल फॉर्म। अगला सवाल है जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये जुलाई 2019 में पूछा गया है। जातक कथा में आपको पता होना चाहिए, जातक कथा में जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। पूर्व जन्म में बुद्ध की कहानियाँ जो है वो जातक कथाओं में ही संकलित है। और इसके बारे में क्या सही है? सही पूछ रहा है, कौन सही है? उनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया था। ये बौद्ध ग्रंथ है तो जैन की बात है ही नहीं, ये क्या हो गया? गलत हो गया। उनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई लेकिन सामान्य लोग उसको संकलित नहीं किए थे, ये भी क्या है? गलत। देखिए, एकदम छोटा छोटा मीनिंग जो अर्थ होता है उस पर आपको गलत करवा रही है। ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया। उनकी रचना जैन साधुओं द्वारा, जैन की बात है ही नहीं जब ये बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो उनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था। यानी जो जातक कथा है वो सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया था, लेकिन उनका संकलन किया गया था किसके द्वारा? भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था और उनका संकलन किया था। सामान्य लोग लिखे थे लेकिन बौद्ध भिक्षु उसको लिखे बाद में, फिर उसका संकलन भी क्या किए? बौद्ध भिक्षु लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी। देखिए, पांडुलिपि किसको कहते हैं? देखिए, जो वीडियो को नहीं देखे हैं वो पूरा डिटेल से देख लीजिए। पांडुलिपि, पांडु का मतलब होता है हाथ और लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट जो लिपि देख रहे हैं, यानी हाथ से लिखा गया लिपि। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। जो पुराने ज़माने में पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी वो ताड़ के पत्रों पर और भूर्ज पत्र पर, दो चीज़ पर। एक ऑप्शन तो इसमें है ही ताड़ पत्र और दूसरा क्या है? भूर्ज पत्र पर। और ये भूर्ज पत्र कोई पत्ता नहीं होता था, ये क्या होता था कि हिमालयी क्षेत्र में भूर्ज नामक एक पेड़ पाया जाता है और उस पेड़ की छाल से बनाया जाता था भूर्ज पत्र और उसी पर लिखा जाता था। तो दो चीज़, पांडुलिपियाँ जो पुरानी पांडुलिपियाँ हैं वो ताड़ पत्रों पर और भूर्ज पत्रों पर लिखी जाती थी। भूर्ज पत्र किसकी छाल है? ये एक पेड़ है भूर्ज नामक, उसकी छाल पर लिखी जाती है। ये कहाँ पाया जाता है? ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, ये याद रखिएगा, हिमालयी क्षेत्र में। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट भी होता है प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से? कागज, लकड़ी, ताड़पत्र, पत्थर। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ,
अब देखिए ये अभिलेखागार, अभिलेख जहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है, अभिलेख अभी भी चलता है, अभिलेखागार डिपार्टमेंट वगैरह तो सुने होंगे आप लोग। तो ये 21 फरवरी 2017 को पूछा गया है। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, ये भी नहीं। पुरातत्व विभाग द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है। खुदाई में पाए गए मूर्तियों को रखा जाता है। जो अभिलेखागार होते हैं ना, तो अभिलेखागार में अभिलेख जिसको कहते हैं, अभिलेखागार में जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो भी सामग्री मिलता है, ईंट पत्थर या उसके जो अवशेष वगैरह होते हैं, सामान के अवशेष होते हैं, उनको रखा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, इन नाविकों में से किसने भारत की समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? देखिए जैसे यहाँ भारत की खोज कर दिया, लोग क्या करते हैं, वास्को डी गामा मार देते हैं। वास्को डी गामा जैसे मारिएगा आप गलत हो जाएगा। भारत की खोज वास्को डी गामा ने जरूर किया है, लेकिन ये समुद्री रास्ता पार कर पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार वास्को डी गामा नहीं किया है। इसको हम लोग मैप के सहारे समझते हैं। देखिए जो भारत की खोज किसने किया है, वास्को डी गामा ने। तो वास्को डी गामा क्या किए, ये यूरोप के थे, यहाँ से चले और यहाँ से चलते हुए 1498 ईस्वी में भारत पहुँच गया। 1498 ईस्वी में भारत पहुँच गया। लेकिन ये कह रहा है क्या, ये वाला अटलांटिक महासागर, ये वाला जो देख रहे हैं, तो ये अटलांटिक महासागर को पार कर वो सोचा था क्या कि कोलंबस सोचा था क्या कि हम भारत की खोज करेंगे, लेकिन वो क्या किया, सीधे पार हो गया पश्चिम की ओर। पश्चिम जैसे बाएं तरफ पश्चिम होता है तो पश्चिम की ओर चला और ये अटलांटिक महासागर को पार कर गया और पहुंचा कहाँ, ये अमेरिका में। तो अमेरिका की खोज किसने किया है, कोलंबस ने। तो ये पश्चिम, ये चला था भारत की खोज करने, लेकिन हो गया इससे क्या, अमेरिका की खोज। तो इसीलिए आप यहाँ पर गलती नहीं करें, ये क्या होगा कि ये क्रिस्टोफर कोलंबस होगा, यानी कोलंबस ने क्या खोज की थी, अमेरिका की। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? देखिए अशोक का अधिकतर अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ये तमिल में तो लिखे ही नहीं है, ऑल चिकी, ये संथालों का यानी संथाली भाषा का ऑल चिकी है। और देवनागरी, ये देवनागरी में भी नहीं, ये किसमें, ब्राह्मी लिपि में। और ब्राह्मी लिपि जो है ये जिस तरह आज हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, नहीं ऐसे लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर, तो ये ब्राह्मी लिपि वैसे लिखी जाती है। इसका एक क्वेश्चन होता है क्या, अशोक के कौन से अभिलेख जो हैं दो लिपि या दो भाषीय में मिला है, यूनानी और अरमाइक में? ये कंधार का यानी 2250 ईस्वी पहले जो है लगभग जो है अशोक का अभिलेख दो लिपि जो कंधार से प्राप्त किया गया है वो है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल रहता है, पूछता ही है। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियां और अभिलेखों पर निम्न में दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। देखिए पांडुलिपि के बारे में तो हम पिछले प्रश्नों में पूरा डिटेल समझाए ही, आप जान भी गए होंगे, याद भी होगा कि पांडुलिपि किसको कहते हैं। अभिलेख की बात करें तो अभिलेख जो होता है ना, ये ठोस सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, जैसे कि चट्टान हो गया या फिर ताम्रपत्र हो गया या फिर बाद में मौर्य काल में लौह स्तंभ पर भी लिखे जाते थे, ये अभिलेख होता था। इसके अलावे जो मकानों पर, मकान की दीवारों पर, सिक्कों पर, मोहरों पर जहाँ भी लिखते थे ठोस सतह पर उकेर कर उत्कीर्ण करके, उसको कहते हैं हम लोग अभिलेख। अब कथन पर आते हैं हम लोग। पांडुलिपियों प्रायः ताड़ पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये बिल्कुल सही है, नहीं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोग यानी जनजातीय अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? देखिए आदिवासी लोग, जनजाति लोगों का कोई लिखित साक्ष्य या लिखित इतिहास नहीं होता है, लेकिन उसमें जो है बोल बोलकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहा है।
जैसे कि मान लिया जाए कि कोई हैं बुजुर्ग हैं, उनको पूरा अपना परंपरा रीति रिवाज या इतिहास या जो घटनाएं हुआ उसको बोला, फिर जो है आने वाले वो अपने पीढ़ी को बोला, इस तरह बोल बोल के पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता था। तो इसको कहते हैं हम लोग वाचिक परंपरा। इसको क्या कहते हैं? बोल बोल कर जो करता है वाचिक परंपरा। अब कोई इतिहासकार का मन में है क्या भाई कि हमको जो है अब इसका इतिहास लिखना है, तो चूंकि वो परंपरा है तो जो सबसे बुजुर्ग होंगे या सबसे ज्ञानी होंगे उसके पास सुनने जाएगा, सुनते जाएगा और लिखते जाएगा। तो प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके नहीं, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके नहीं, पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, उसका कोई पुरातत्वीय स्रोत भी नहीं मिलता क्योंकि लिखा हुआ था ही नहीं। वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके, वाचिक यानी बोल बोल कर, वाचिक मतलब बोल बोल कर, ये याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा जैसे देखिए अभी एक देखिए BCE, बिफोर कॉमन एरा, नहीं बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा क्या है पहले समझ लेते हैं इसको। ये सब कॉमन एरा जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसके पहले के समय को, जैसे 1 तारीख 1वां महीना और 1 साल, ये उसका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से पीछे के समय को कहते हैं हम लोग BCE, इसको क्या कहते हैं? BCE। और यहाँ से आगे के समय को कहते हैं CE। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि कोई समय है, इस समय से बाद के समय को लिखते हैं ईस्वी, और उसके पहले के समय को लिखते हैं ईस्वी पूर्व। तो ये है CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, जिसको क्रिश्चियन एरा भी कहा जाता है, उसको क्रिश्चियन एरा भी कहा जाता है। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा नहीं, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा ये भी नहीं। ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा का सवाल, ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए नया एरा नहीं है। क्या ये क्रिश्चियन एरा जो अब पूरी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, यानी यही हम लोग अब अपनाते भी हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा 25 दिसंबर 1990, 94 जो भी बोलिएगा, लेकिन ये नहीं बोलिएगा चैत महीना का द्वितीया को। क्यों? क्योंकि ये अब क्रिश्चियन एरा इसी को कहते हैं और यही हम लोग अपनाते भी हैं, डेट भी लिखते हैं तो इसी हिसाब से। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है, समीप जाकर बैठना है? देखिए ऑप्शन है आरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखिए उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ से प्रश्न पूछता ही है। उपनिषद, उप और निषद। उप का अर्थ होता है समीप या निकट और निषद का अर्थ होता है बैठना। तो यानी गुरु के समीप जाकर बैठना ही कहलाता है क्या? उपनिषद। और पुराने समय में जब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण वगैरह होता था तो उस समय क्या करते थे कि लोग जो हैं गुरु के समीप बैठते थे और वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? देखिए यहाँ का प्रश्न में है गलत, याद रखिएगा। कभी कभी ये सब भी मिस्टेक हो जाता है, आप सत्य समझकर आंसर मार देते हैं, वहाँ प्रश्न में रहता है असत्य, नहीं सही समझकर आंसर मार देते हैं, रहता है गलत। तो प्रशस्ति के बारे में क्या सही है? देखिए प्रशस्ति को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। मेरा उद्देश्य हमको आंसर अपना चेक करना नहीं है, आपको थोड़ा समझाना भी है। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा ये क्या होते थे कि जब राजा महाराजा के दरबार में दरबारी रहते थे या कवि रहते थे या विद्वान रहते थे तो राजा के प्रशंसा में वो लिखते थे, और राजा के प्रशंसा में जो लिखते थे उसी को कहते हैं हम लोग प्रशस्ति, उसी को कहते हैं प्रशस्ति। लेकिन प्रशस्ति का एक अवगुण है जो जिक्र नहीं मिलता हमको इतिहास के रूप में, कि अब राजा के दरबार में रहेगा, वो उपहार पाने के लिए राजा खुश होकर उसकी प्रशंसा में क्या करेंगे, विद्वान को, दरबारी को, ब्राह्मणों को या फिर कवि जो भी हैं उसको उपहार देंगे, इनाम देंगे, कभी कभी ज़मीन वगैरह भी दे देते थे। लेकिन अब उसका अवगुण कोई लिखेगा तो क्या होगा, उसको तो उपहार या इनाम मिलने के बजाय क्या होगा, उसको दंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए प्रशस्ति में जो राजा के अवगुण होते हैं, यानी कहीं पर युद्ध में हार गया उसका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन उसकी प्रशंसा में
अब किसी की प्रशंसा जब करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, बढ़ा चढ़ा के बोल देंगे। जो थोड़ा सा हुआ उसको बहुत बड़ा बोल देंगे। तो चूंकि अब ये बड़ा बोला गया कि नहीं बोला गया वो अलग चीज़ है, लेकिन प्रशस्ति में सिर्फ प्रशंसा है तो ज़रूर है कि वो बढ़ा चढ़ा कर ही बोला गया होगा। तो कुछ चीज़ें इसके प्रशस्ति के बारे में ऑथेंटिक है, तो कुछ चीज़ें इतिहास के रूप में ऑथेंटिक नहीं भी होती है, तो अवगुण का जिक्र नहीं होता। अब हम लोग ऑप्शन पर आते हैं। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी, कवि, विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। बिल्कुल सही है, नहीं, ये उसके प्रशंसा में ये लोग लिखते थे। यहाँ पूछ रहा है कि कौन गलत है, याद रखिएगा। प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, राजा नहीं लिखते थे। ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यांकन के स्रोत हैं। अब जिस काल में प्रशस्ति लिखा गया उसी काल का हमको इतिहास की जानकारी भी मिलती है, तो ये भी क्या है, सही है। प्रशस्ति में शासन या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, यानी प्रशस्ति में जो शासक हैं या राजा होते थे उसका उपलब्धि का वर्णन किया जाता था, ये भी सही है। जितना बात बोले उतना बात इसमें आपको मिल गया, तो ये गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए यहाँ भी पूछ दिया सही नहीं है। हस्तलिपि यानी हाथ से लिखने के संदर्भ में कौन सही नहीं है। वह प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी, सही है। ताड़पत्रों पर हस्तलिपि प्राचीन काल में लिखी जाती थी। वह जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, ये मुख्य स्रोत भी है। अब जिस समय का हस्तलिपि है उसी काल का इतिहास के बारे में बताएगा। वह हस्तलिखित थी और उनके बाद मुद्रित की गई थी। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातुओं पर उकेरी गई थी। जो भी हस्तलिखित है ये क्या है कि कुछ हस्तलिपियां जो है पत्थरों पर भी लिखी जाती थी, धातु पर लिखी जाती है, ये क्या है, ये गलत है। वह हस्तलिखित थी, बाद में जब प्रेस वगैरह आया, कागज का आविष्कार हुआ, उसको क्या कर दिया गया, मुद्रित कर दिया गया, तो ये सही है। लेकिन हस्तलिपियां जो है ये पत्थर या धातु के बजाय क्या होता था कि ये आपका भुर्ज पत्र और ताड़पत्र पर लिखी जाती थी। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ है कि जो सीटेट का ऑफिशियल आंसर है उसका आंसर ये लिखा गया था कि वह हस्तलिखित थी और उनके बाद मुद्रित की गई थी। यानी हाथ से जो लिखा गया है वो मुद्रित नहीं हुआ था उस काल, यानी प्राचीन काल की बात कर रहा है, तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस वगैरह कागज नहीं था, तो मुद्रित नहीं हुआ। तो हस्तलिपियां पत्थर और धातु पर भी तो लिखी गई थी, ये क्या है, सही है। तो गलत क्या है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। यही सब सीटेट करता है, आपको फंसाता है, छोटा छोटा एकदम, थोड़ा आपका ब्रेन चेक भी कर लेता है और आपका नॉलेज भी चेक कर लेता है कि आप किस तरह से करते हैं। तो आपका सीटेट के हिसाब से आंसर ये है और लग भी रहा है कि यही होगा ही। तो ये था आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो। हम इतिहास कैसे जानते हैं या इतिहास के स्रोत कह सकते हैं, उसका ये प्रीवियस ईयर सीटेट जो पेपर 2 में हमेशा आता है, जो रिपीटेड है, उसी का प्रश्न है। और इसका हम फुल वीडियो बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का क्वालिटी अच्छा है, लेकिन थोड़ा हम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमसे कोई मतलब है नहीं, मेरा फिगर थोड़ा सा सेटिंग गड़बड़ा गया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। क्वालिटी आपको सब कुछ बोर्ड पर दिखेगा, समझाते हुए वॉइस वगैरह सब है, उसको देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। 1 मिनट, जब यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर भी कीजिए। दोस्त भी पढ़ लेगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।